सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैपस्टोन विच वाज seen in the news recently is a satellite launched by which space agency? So right answer of first is A, which is NASA. तो ये 25 kg का है, पहला इसका स्पेसिफिकेशन नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, किस चीज़ के लिए था ये? नेविगेशन एक्सपेरिमेंटल, यानी कि नेविगेशन सिस्टम जितना भी होता है उस चीज़ के लिए था। इसके अलावा ये फर्स्ट ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसको यूनिक एंड इप्टिकल लूनर ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। इप्टिकल लूनर ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। साथ में इसको कह सकते हो कि भाई एक लूनर ऑर्बिट है, मतलब सेम ही चीज़, मैंने वो सेम चीज़। ओके, एक्सेप्ट दैट ये अभी डिले हो गया था। वाई? बिकॉज ऑफ लाइक यहाँ पे इसको रीशेड्यूल किया गया। किस चीज़ के लिए? फॉर मतलब इसको लॉन्च करने से पहले फाइनल सिस्टम चेक्स करने के लिए। ओके, सो दैट कि जब लॉन्च करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे ना आए किसी भी तरीके का, सेटेलाइट में या फिर लॉन्चिंग व्हीकल में कोई भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट एनी किसी भी चीज़ में इसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए इसको डिले किया गया और देन इसको भी लॉन्च कर दिया गया। ओके, बाय नासा। So next question is, in the PSLV C-53 mission, ISRO launched it 3 satellite of which country? So right answer of second is C, which is Singapore. तो सिंगापुर के यहाँ पे 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो यहाँ पे इसरो जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की यहाँ पे मदद करता है उनके अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने में। ओके, यहाँ पे PSLV दिखा हुआ, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा ही इस चीज़ को यहाँ पे पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। ओके, कहाँ पर से? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर से किया गया। ओके, एंड अगेन फॉर कम्युनिकेशन सेटेलाइट, फॉर लाइक नेविगेशन, ये दोनों सेम चीज़ों के लिए था वापस से। एंड फॉर फ्यूचर मिशंस में जितने भी होंगे उस चीज़ के लिए ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्टिव सेटेलाइट्स भेजे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बजटरी आउटले ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज 2516 करोड़। ओके, तो इसको हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया था। पैक क्या होता है? पैक का आप कह सकते हो कि ये एक क्रेडिट कंपनी होती है। ओके, ओके, क्रेडिट कंपनी। ओके, सी ओके, यहाँ पे बेसिकली इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बात की गई है। साथ में ट्रांसपेरेंसी चाहिए इसके काम करने के तरीकों में, साथ में अकाउंटेबिलिटी एंड जितने भी इनके ऑपरेशंस हैं उन सबको मतलब पूरी तरीके से सामने मतलब रखा जाना चाहिए, लाइक पूरा ट्रांसपेरेंसी। ओके, सीधा बात है। इसके अलावा यहाँ पे 63,000 पैक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं फिर 5 ईयर्स के अंदर। ओके, मतलब इतने सारे जो है वो फंक्शन करने लगेंगे। ओके, फंक्शन करने लगेंगे 5 साल के अंदर, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन आर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके यहाँ पे लेकर के। Next question is, which is the venue of the 11th World Urban Forum held in 2022? So right answer of fourth is B, which is Poland. Okay, तो पोलैंड में इस चीज़ का हुआ था 2001 से, लाइक कब ये बना था वर्ल्ड अर्बन फोरम? ये 2001 में यहाँ बना था बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके लिए अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ में काम आता है? आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड अर्बन फोरम। तो बेसिकली ये जितना भी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके जितने भी इम्पैक्ट हैं उन सब के ऊपर काम करने में, लाइक कम्युनिटीज़, सिटीज़, इकोनॉमी, साथ में क्लाइमेट चेंज एंड जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है इनके हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पे किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड अर्बन फोरम के द्वारा। ओके, फर्स्ट इसका कब हुआ था? लाइक ये तो 11th है। फर्स्ट हुआ था केनिया में, कब? 2002 में। तो ये पहला मतलब लाइक वर्ल्ड अर्बन फोरम के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। इंडिया में भी इससे रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पे बना हुआ है जिसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग अपने इंडिया में जितने भी अर्बनाइजेशन का जितना भी चीज़ें होती हैं, कोई भी अगर इश्यूज आती है तो इसके अंडर आता है। ओके, याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे इसके द्वारा ये बताया गया कि भाई हम लोग नेशनल ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं, जिसके द्वारा जो ह्यूमन सेटल जो अगर ज़्यादा हो गए हैं जो पॉपुलेशन में, उनको वहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा और उनको सेटल किया जाएगा पर्टिकुलर जगहों पे जहाँ पे मतलब उनके रीजन के अकॉर्डिंग। So next question is, 2022 Resilient Democracy Statement is associated with which global association? So right answer of fifth is C, which is G7. Okay, तो G7 plus 5 पार्टनर कंट्रीज, इन सबके साथ मिलकर के हमने किया और इसके अंदर इंडिया भी था। जहाँ पर डेमोक्रेसी रहेगी वहाँ पे इंडिया रहेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ओके, किस चीज़ के लिए? कि भाई यहाँ पे जितना भी लाइक डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करने के लिए, लाइक डेमोक्रेसी के बारे में बताना, इस हर चीज़ों के बारे में डेमोक्रेसी के ऊपर पूरा यहाँ पे लेक्चर दिया गया। ओके, इसके अलावा मीडिया के ऊपर बोला गया कि भाई ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए और पक्षपात ना करे। ओके, ये चीज़ था। इसके अलावा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ओके, दोनों की यहाँ पे बात की गई क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साथ में ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग इन डेमोक्रेसी तो वहाँ पे
जनता का पावर होना चाहिए, ना कि जो भी वहाँ पे जो चेयर पे बैठे होते हैं उनकी नहीं, ओके, बिकॉज हमने उनको वहाँ पे बिठाया है। So next question is, which state Maner bird village has been declared as a wetland area? So right answer of 6 is C, which is Rajasthan. तो wetland जो होता है वो एक बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे काफ़ी सारा मतलब हेल्प होता है। स्पेशली अगर हम राजस्थान के वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पे सब यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर बर्ड्स पर्टिकुलरली आप कह सकते हो बहुत सारी आती हैं, ओके। यहाँ पे बताया गया कि भाई मोर देन 150 स्पीशीज़ हैं, लोकल स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की एंड माइग्रेटरी बर्ड्स की। मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे घूम घाम के वापस एक पर्टिकुलर जगह पे आती है। तो यहाँ पे बर्ड लवर्स के लिए जो टूरिज्म है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया, ओके। साथ में यहाँ पे वेजिटेशन को बढ़ाया गया, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं जो कि पानी में ही उगते हैं उनको यहाँ पे किया गया, और अगेन प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई थी। राजस्थान को याद रखिएगा, और मनेर बर्ड विलेज भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। Next question is, who has become the third fastest Indian female runner in 200-meter race? So right answer of 7th is A, which is Dhanlakshmi. तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, पर हम इसका जो इनका प्रेजेंट रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। इट्स 22.89 सेकेंड्स, ओके। तो इतना में उन्होंने 200 मीटर रन किया और यूएसए में गोल्ड प्राप्त किया, ओके, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे थर्ड दिया हुआ, तो फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है? तो फर्स्ट है हमारी सरस्वती शाह, इसके अलावा सेकंड है हिमा दास एंड सरस्वती शाह। इनका अपना अपना रिकॉर्ड है, आप लोग पता करिएगा क्या क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रिसेंटली? सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स सी, विच इज महाराष्ट्र, ओके। तो महाराष्ट्र में किया था पहली चीज, इंडिजीनियसली डेवलप्ड यानी कि आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा लेजर गाइडेड है ये पूरा, लाइक लेजर गाइडेड रहेगा पूरा, और उसके अलावा मतलब इसका पूरा नाम है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, ओके। तो इसके अलावा किसने इसको डिज़ाइन किया है? डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर इसको किया, ओके। इसके अलावा आत्मनिर्भर मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और लाइक फॉर पाकिस्तान एंड चाइना, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे बना दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 4th सिनर्जी कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट रिसेंटली हेल्ड? राइट आंसर ऑफ 9th इज ए, विच इज न्यू दिल्ली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये पूरा का पूरा जो मनी रिलेटेड मामला रहता है आर्मी का, वो सारा का सारा यही संभालती है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन आर्मी से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ये थे। इनके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट श्री रजनीश कुमार जो थे वो इस यहाँ पर से आए थे, क्योंकि दोनों ने मिलकर यहाँ पे बात किस चीज़ के ऊपर की? अग्निपथ में ये है कि भाई जितने भी पेमेंट या फिर जितने भी अलाउंसेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं अग्निवीर को, वहाँ पे यहाँ मतलब उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग पेमेंट करेंगे या फिर उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे इंक्रीमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। साथ में यहाँ पे बताया गया कि भाई बेटर अकाउंटेबिलिटी सर्विस इन JCOs एंड OR, जो आर्मी से रिलेट करेंगे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे JC और OR जो होते हैं वो रैंक होता है, ओके। इसके अंडर रैंक्स आते हैं, ओके। तो यहाँ पे उन सब की भी वहाँ मतलब पेमेंट वगैरह को देने के लिए अच्छे तरीके से मतलब डिजिटल सोल्यूशन यहाँ पे निकालने की बात वगैरह हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 बैंगलोर टॉप इन इंडिया विथ द रैंक ऑफ? राइट आंसर ऑफ 10th इज C, विच इज़ 14, ओके। तो यहाँ पे बैंगलोर एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा सिटी है इंडिया में से जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा गया, ओके। इसके अलावा और कोई नहीं है, बट इसके अलावा और भी तीन सिटीज़ हैं जो कि आई हैं मतलब इसके अंडर, जो कि एक दिल्ली हो गया, एक हमारा हैदराबाद हो गया और एक हमारा मुंबई हो गया। दिल्ली का रैंक यहाँ पे 17 है, इसका 18 है और इसका 20 है, ओके, और बैंगलोर का 14 है। यहाँ पे बेसिकली किन किन फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं? अर्बनाइजेशन प्रेशर, क्लाइमेट रिस्क, कार्बन इमिशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इन सब अगर अच्छा रहेगा तो आपको टॉप मतलब पोजीशन मिल सकता है। सिंगापुर यहाँ पे टॉप पर था, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयरटेल पेमेंट बैंक कोलैबोरेट विद द विच बैंक टू डिजिटाइज द कैश कलेक्शन? राइट आंसर ऑफ 11th इज D, विच इज एक्सिस बैंक, ओके। तो एक्सिस बैंक के साथ यहाँ पे किया गया किस चीज़ के लिए? टू अवॉइड फिजिकल कैश कलेक्शन इन स्मॉल सिटीज़ एंड सेमी अर्बन रीजन, ओके, यहाँ पर, ओके। इसके अलावा जो जितने भी यहाँ पे फिजिकल कैश को यहाँ पे जो मैनेज करने का जो तरीका है उन सबको यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। साथ में जो पेमेंट का जो पेमेंट का जो तरीका होता है उसको और फास्ट करने की यहाँ पे बात की गई है, और फुल डिजिटल करने का यहाँ पे बोला गया कि भाई आप जो भी पेमेंट कर रहे हो प्लीज़ डू इन अ डिजिटल फॉर्म। डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा बेटर रहता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है एंड
फास्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट of rupees 86,824 crore for electronic manufacturing. Right answer of 12th is D, which is 314. तो इनको अराउंड 320 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, जिसके अंदर 314 जो है वो अप्रूव कर दी गई और इतना पैसा सैंक्शन कर दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ओके, के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मेन यहाँ पे किसके अंडर किया गया, तो यहाँ पे एक स्कीम है जिसका नाम है मॉडिफाइड स्पेशल इनिशिएटिव पैकेज स्कीम। ओके, तो इसके द्वारा यहाँ पे किया गया। कौन कौन सी कंपनी आएंगी, सैमसंग, एलजी, इसके अलावा था तेजस, टाटा, निप्पॉन एंड विप्रो। इसके अलावा और भी कई सारे कंपनीज हैं जो कि आएंगे इसके अंडर। इसके अलावा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, उनके बारे में भी है। साथ में हेल्थ सेक्टर में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $- billion लोन टू सपोर्ट इंडियन हेल्थ सेक्टर। राइट आंसर ऑफ 13th इज ए, विच इज़ 1 बिलियन। ओके, तो यहाँ पे 1 बिलियन प्रोवाइड किया गया, लेकिन दो अलग अलग में, लाइक 500 मिलियन एक बार दिया गया एंड देन 500 मिलियन एक बार दिया गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि इनका जो डायरेक्टर है, क्या वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसने इस चीज़ को यहाँ पे पास आउट किया था। ओके, एंड टू सपोर्ट, एक सेकेंड, टू सपोर्ट एंड इन्हेंस द इंडियन हेल्थ सेक्टर। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे किया गया और इसमें मतलब बोला गया कि भाई ये तो हो ही रहा है, बट दे आर गोइंग टू फोकस ऑन PMABHIM। ओके, PM अभिगम, ओके, अभिहिम। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है किस चीज़ के ऊपर, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। ओके, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई है और यहाँ पर अगेन इन्हीं सब चीज़ों को बढ़िया करने के लिए $1 बिलियन हमें दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप signed an MOU to facilitate training in engineering trade to boost capital good sectors. Right answer of 14th is B, which is Ministry of Heavy Industry. Okay, right answer of, okay, यहाँ पे हो गया ये। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि भाई वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ इकोसिस्टम फॉर स्किल डेवलपमेंट पीपल, और उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रेनिंग देना पड़ेगा किस चीज़ों में, सेवरल इंजीनियरिंग ट्रेड्स में, लाइक अलग अलग होता है, लाइक मैकेनिकल, उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सब चीज़ों में जो जितने भी मतलब आप ट्रेन, जितना अच्छा आपको नॉलेज होगा उतना अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो। ओके, साथ में यहाँ पे इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भी बोला गया कि भाई हम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। ओके, सॉरी, रूरल एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज में फोकस किया जाएगा। साथ में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ट्राइबल्स के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया था। ओके, जो कि अगेन स्किल यहाँ पे वर्कर्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ 15th इज बी, विच इज के वेणुगोपाल। तो ये काफ़ी लंबे समय से, ओके ये ज़्यादा हो गया लंबा, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हैं, ये सीनियर एडवोकेट होते हैं। साथ में आप कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसके अलावा आर्टिकल 76 में इनका मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं और इनको सैलरी नहीं मिलती है। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। ओके, इसके अलावा इनको सैलरी क्यों नहीं मिलती, वाई, बिकॉज ये जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये कोई भी प्राइवेट केस ले सकते हैं लेकिन अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। ओके, मतलब किसी और, मतलब पर्सन टू पर्सन यहाँ पे जा सकते हैं, किसी भी एक कंट्री के खिलाफ ये नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन स्टेट के साथ लड़ सकते हैं, लाइक ये अपना सेंटर है, स्टेट है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो तो यहाँ ये जा सकते हैं, लेकिन सेंटर से सेंटर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो ये 2017 में बने थे 2020 तक के लिए, लेकिन उसके बाद फिर इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला 2021 तक, उसके बाद फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिला 2022 तक, और अभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिला गया। ओके, और अभी 1 जुलाई से यहाँ पे वापस से इन्होंने अपना कुर्सी संभाल लिया है। 91 ईयर ओल्ड हैं, फिर भी ये अपना काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। लेट्स सी, शायद हमें इस बार प्रेसिडेंट के साथ साथ एक नया अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इजराइल बेस्ड स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, विच सिटी हैज स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। राइट आंसर ऑफ 16th इज ऑब्वियसली इट्स बी, सी, विच इज
बैंगलोर। ओके, तो बैंगलोर में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्टअप्स को काफ़ी मतलब इनिशिएटिव किया जाता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि कोई भी बंदा अपना स्टार्टअप ओपन कर सके। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 8th नंबर पे आया है बैंगलोर। ओके, टॉप 10 वर्ल्ड में 8th नंबर पे आया, टॉप 10 ग्लोबली। इसके अलावा न्यू दिल्ली है जो कि 13 नंबर पे है, मुंबई जो है वो 17th नंबर पे आया, पुणे जो है वो 90 और हैदराबाद जो है वो 97 नंबर पे आया है। ओके, और भी कुछ कुछ यहाँ पे इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप के ऊपर। तो स्टार्टअप के ऊपर तो भाई पूरी जो अपनी कंट्री है वो अच्छे तरीके से कर रही है, स्पेशली इन ड्रोन स्टार्टअप, मेडिकल स्टार्टअप, एजुकेशन के ऊपर स्टार्टअप, जितने भी सबके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रही है। Next question is India to have dash new unicorn startup in 4 years. Right answer of 17th is B, which is 122 new union startup. यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है यहाँ पे? तो बेसिकली यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होते हैं जिनकी प्राइस वैल्यू या फिर जो पूरी की पूरी जो कंपनी वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर होती है, लाइक ऑलमोस्ट $1 बिलियन होती है। लाइक $1 बिलियन मैं ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होती हैं। ओके, वाई? बिकॉज इंडिया के पास अभी लगभग $49 बिलियन का सिर्फ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, और इसमें यहाँ पे बढ़ने ही वाले हैं लाइक 4 साल के अंदर अंदर। इसके अलावा कई सारे हैं, लाइक यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ नाम बताता हूँ। एक है शिप रॉकेट, इसके अलावा है ZEPTO, ओके, जेप्टो। इसके अलावा और भी टर्टल मिंट है, ये सारे कुछ हैं जो टॉप पे आते हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया कि भाई 2021 से लेकर अभी तक 36% यूनिकॉर्न स्टार्टअप बढ़ चुके हैं, यानी कि इंडिया जो है वो सच में कहीं ना कहीं स्टार्टअप हब बनने जा रहा है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है अभी के लिए, अभी के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूके अनाउंस्ड ए डैश स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट ऑन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे 75 दिख जाएगा, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 75 ही आंसर होगा इसका। ओके, राइट आंसर ऑफ 18 से सी, विच इज 75। तो यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन सेक्टर में। एंड यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रीम में मिलेगा? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में मिलेगा, जो कि 12,000 कोर्सेज को कवर करती है इन 150 यूके की यूनिवर्सिटीज़। तो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको अब्रॉड जाके पढ़ना है, यूके जाके पढ़ना है, इंग्लैंड वगैरह जाना है, तो आप डेफिनेटली जाके परस्यू कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी अच्छा तरीका मिला है। 75% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और मान लो कि अगर आपका 1 लाख है, अगर 1 लाख फीस है तो उसमें 75,000 कट जाएगा। ओके, बस 25,000 आपको देना है, और जो वहाँ के खर्चे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सो राइट आंसर ऑफ 19th इज डी, विच इज 30th ऑफ जून। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 1889 में यहाँ पे एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फाउंड आउट हुई थी। ओके, सेम 30th ऑफ जून को। तो उस दिन से ही लाइक बेसिकली इसका काम क्या रहता है पार्लियामेंट्रिज्म का या फिर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का? तो बेसिकली टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ्रांस में आपको पता होगा कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहीं से ही डेमोक्रेसी की बेसिकली शुरुआत हुई थी। ओके, तो आप पढ़ सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ध्रुव राठी ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप जाके वहाँ पे कर सकते हो। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितनी भी हमारी जो सरकार या फिर जितने भी हमारा पार्लियामेंट है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कॉर्पोरेशन विथ द नॉर्मल पीपल, साथ में वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बोला गया कि सेल्फ असेसमेंट और वुमेन रिप्रेजेंटेशन, यंग एमपी यानी कि जो एकदम यंग लोग हैं जिनका न्यू माइंडसेट है उन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। साथ में अडेप्टेबिलिटी, सॉरी डी हो गया, अडेप्टेबिलिटी इन न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी उनको काफ़ी फेमिलियर होना पड़ेगा सो दैट कि वो अपने जो यूथ है उनके साथ वो कंपटीशन दे सके उनको भी, या फिर जो भी उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी इनके साथ शेयर किया जा सके। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड यूएफओ डे? राइट आंसर ऑफ 20 इज बी, विच इज 2 जुलाई, यानी कि आज ही के दिन। तो 2001 में इस चीज़ को यहाँ पे फॉर्म आउट किया गया था। इसके अलावा मैं ऊपर एक चीज़ और बताना भूल गया आपसे, 2018 से हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट UFO, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे किया जाता है, और साथ में ये भी बताते हैं कि लाइक गो एंड स्टडी अबाउट इट, मतलब कि आप UFO के बारे में जाकर पढ़ाई करो। रोजवेल क्रैश क्या था इसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा भाई कई सारे वर्ल्ड के मतलब इस धरती के कई सारे ऐसे हिस्सों में कुछ कुछ ऐसे टाइम पर UFOs आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उन सबको एक जगह पे ऑब्जर्व करने के लिए हमने 2 जुलाई रखा। 2 जुलाई ये भी है कि भाई इस दिन भी हम लोगों ने एक UFO को देखा था, किसी एक लेडी ने, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे को देकर रखा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक ये कभी पूछेगा नहीं लेकिन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज कोई ध्यान नहीं देता है इसके ऊपर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।